नेक्स्ट देखिए, हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टी सिखाई थी। अभी उसी में आगे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट कंपाउंड इज डाई नाइट्रोजन। तो सबसे पहले डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन मेथड सीखना है। तो डाई नाइट्रोजन इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय द लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो एक्चुअली में अगर हाई कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना होता है हमें नाइट्रोजन का, तो हम इसे एयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहला प्रोसेस तो यही लिख लेना है, कॉमर्शियली बाई लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। तो अगर हम कंबशन करा दें तो मेजरली ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, और फिर अगर हम उसमें उसको केवल सोल्यूशन से पास कर दें तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद फाइनली जो गैस बचेगी दैट विल बी रिच इन नाइट्रोजन। दैट इज वन थिंग। ठीक है। तो ऑक्सीजन हटाने के बाद आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी, या डिस्टिलेशन करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है और नाइट्रोजन के 77.2 केल्विन है। तो डिस्टिलेशन से भी सेपरेट करा सकते हैं। तो लिक्विफिकेशन एंड डिस्टिलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज आल्सो अ ट्रिक, आप कंबशन कराओ पहले एयर को पास करा के, तो इट विल कंज्यूम ऑक्सीजन कंप्लीटली। देन उस गैस को हम लोग केवल से पास करा देंगे तो इट विल एब्जॉर्ब CO2। तो मेजर कंपोनेंट उसमें नाइट्रोजन हो जाएगा। उसका लेबोरेटरी में बनाने की जो टेक्निक है उसमें आपको ध्यान से देखना है। NH4Cl की रिएक्शन अगर NaNO2 से कराते हैं तो उससे जो नाइट्रोजन का कंपाउंड बनता है दैट इज अमोनियम नाइट्राइड। तो ध्यान रखना है कि अमोनियम, ऑल्दो मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस के टाइम पे आपको ये बताया हुआ है कि अमोनियम नाइट्राइड को जब हीट करते हैं तो उससे अमोनिया नहीं रिलीज होती है, इससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। उसका लॉजिक आपको सिखाया था, क्योंकि यहाँ पे NO2 माइनस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट जो अमोनिया बनना चाहिए था वो ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो द फाइनल प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन एंड वाटर। तो अगर हम, और NH4NO2 जल्दी स्टेबल नहीं होता, इसलिए लैब में इसको डायरेक्टली बनाया जाता है विद द रिएक्शन ऑफ NH4Cl एंड NaNO2। तो NH4Cl और NaNO2 की रिएक्शन से डायरेक्टली नाइट्रोजन और वाटर रिलीज होगा। तो दिस इज वन मेथड। सेम रिएक्शन आपको अमोनियम डाइक्रोमेट के साथ भी सिखाई थी। अमोनियम डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह काम करेगा, उससे भी नाइट्रोजन रिलीज होगी। उसको हम लोग वॉल्केनो रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो अजाइड वाली है। प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम अजाइड। तो देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, केवल इक्वेशन देखते हैं और सवाल गलत कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोडियम अजाइड भी ऑप्शन में है, ध्यान रखिएगा। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हम लोग रिएक्शन केवल देख के भूल जाते हैं, तो हमें बेरियम अजाइड तो याद हो जाता है बट सोडियम अजाइड छूट जाता है। उसको ठीक से पढ़ना है। इन दिस केस बेरियम एंड सोडियम बोथ अजाइड्स आर इंपॉर्टेंट। इनको हीट करने से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अचीव होती है। तो प्योर नाइट्रोजन अचीव करने का तरीका, हीटिंग ऑफ बेरियम अजाइड एंड सोडियम अजाइड। ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में चलेंगे तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस। इसके दो स्टेबल आइसोटोप होते हैं, नाइट्रोजन 40, नाइट्रोजन 15। और इसकी सॉलिबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है। सो लो सॉलिबिलिटी इन वाटर, क्योंकि नॉन पोलर है और वाटर के साथ कोई रिएक्टिविटी नहीं है, ऑलमोस्ट इनर्ट है, इसलिए वाटर सॉलिबिलिटी कम आती है। गैसेस की सॉलिबिलिटी के लिए आपको लिक्विड सोल्यूशन में कॉन्सेप्ट बताया था। गैसेस की सॉलिबिलिटी के लिए सबसे पहला फीचर चेक किया जाता है कि वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। ऐसी गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करती है उनकी सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो नॉन रिएक्टिंग होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी कम होती है। इसके बाद लाइक इज और लाइक का रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो सबसे सस्ती इनर्ट गैस है, मतलब अगर आपको कोई ऐसी जगह गैस को यूज करना चाहे, इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो नाइट्रोजन से क्रिएट किया जाता है। तो डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। इसके बाद उसकी कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन है जो आपने एस ब्लॉक के टाइम पे सीखी हुई है। अल्कली मेटल्स नॉर्मली नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइट्स बनाते हैं। बट लिथियम की मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है, इसलिए जो रिएक्शन मैग्नीशियम परफॉर्म करता है वही सेम रिएक्शन लिथियम परफॉर्म करता है, और इससे नाइट्राइट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। अब इसमें एक रिएक्शन इसके बाद और ऐड कर लीजिए, इन नाइट्राइट्स की हाइड्रोलिसिस कभी कभी पूछी जाती है। वो ऑल्दो अमोनिया फॉर्मेशन में फिर से आएगा। तो अगर मैग्नीशियम नाइट्राइट की हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस रिलीज होती है। ठीक है। तो लिथियम एंड मैग्नीशियम या अल्काइन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट्स बनाते हैं। मैग्नीशियम की सबसे हाई रिएक्टिविटी होती है नाइट्रोजन की, तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम नाइट्राइट। और अगर मैग्नीशियम नाइट्राइट की फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद अगला प्रोसेस आपको पता है, नाइट्रोजन को हैबर्स प्रोसेस बनाने में यूज किया जाता है अमोनिया बनाने के। So it combines with hydrogen at a high pressure and high temperature condition, and this process is Haber's process। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये भी बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन परफॉर्म होती है एट अराउंड 2000 केल्विन। ये दो रिएक्शन और इंपॉर्टेंट हो गई। नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से रिएक्शन होकर अमोनिया बनाते हैं हैबर्स प्रोसेस में, अभी उसकी डिटेल अमोनिया में सीखेंगे। और दूसरा प्रोसेस नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में यूज करते हैं, इसका भी डिटेल अभी नाइट्रिक ऑक्साइड को HNO3 बनाने के लिए यूज करेंगे, वहाँ पे भी ये मेथड सिखा दूंगा अभी चल के। अभी सिंपल रिएक्शन आपको आसानी से पता है। इसके बाद नाइट्रोजन के देखो बेसिक यूजेस जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। तो द मेन यूज ऑफ नाइट्रोजन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इन द हैबर्स प्रोसेस एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक कैल्शियम साइनामाइड, ये आपका यूज करना है। इट इज ऑल्सो फाइंड यूज इन द इनर्ट एनवायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर आयरन इन द स्टील इंडस्ट्री। अब ये देखो इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखो नाइट्रोजन के यूजेस बताए मैंने अमोनिया फॉर्मेशन में, कैल्शियम साइनामाइड बनाने में। इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है आयरन इंडस्ट्री में। तो आयरन इंडस्ट्री में स्टील बनाते टाइम हम लोग नाइट्रोजन को इनर्ट एनवायरमेंट में यूज करते हैं। तो इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इनर्ट डाइल्यूटेंट एंड रिएक्टिव केमिकल्स फॉर रिएक्टिव मटेरियल्स हम लोग नाइट्रोजन यूज करते हैं। इसका लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होती है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट यूज, जो नॉर्मली बायोलॉजिकल सैंपल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और क्रायो सर्जरीज और फूड आइटम्स के केस में भी हम लोग उसको यूज कर लेते हैं रेफ्रिजरेंट पे। सो मेजरली ये रेफ्रिजरेंट है। अमोनिया प्रोडक्शन में हैबर्स प्रोसेस में यूज करेंगे। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस या फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं कैल्शियम साइनामाइड, और इनर्ट एनवायरनमेंट के लिए यूज किया जाता है इन द केस ऑफ आयरन मेटलर्जी, या बेटर टू से स्टील फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट नाइट्रोजन कंपाउंड हमें डील करना है, दिस इज अमोनिया। तो अमोनिया के केस में देखो, ammonia is present in the small quantity in air and soil where it is formed by the decay of the nitrogenous organic compounds like urea। तो सबसे पहला प्रोसीजर जो है वो है यूरिया की अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट, और उसको हीट करेंगे तो अमोनिया बनेगा। अदर मेथड्स आर सिंपल, किसी भी अमोनियम कंपाउंड की रिएक्शन NaOH से कराओगे इट विल प्रोड्यूस अमोनिया। ये मैंने आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिखाया था कि किसी भी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप अगर NaOH से कराओगे या बेस के साथ कराओगे तो इट विल प्रोड्यूस अमोनिया। तो वही देखो लॉजिक है, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया, अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन NaOH से कराएंगे अमोनिया। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है और आप उसको बेस के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद लार्ज स्केल पे अगर अमोनिया का प्रोडक्शन करना होता है, क्योंकि अमोनिया एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने में यूज होता है, तो उसका प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस अमोनिया। आप सब इसको डिटेल में जानते हैं, बट इसमें कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से समझनी है। नॉर्मली जब हम हैबर्स प्रोसेस अमोनिया पढ़ते थे पुराने प्रोसीजर से, तो इस प्रोसेस में हम लोग आयरन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर यूज़ करते हैं। बट करेंट टाइम में इसको थोड़ा सब्सटीट्यूट कर दिया है बाकी रिएजेंट्स के साथ। तो ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा पहले समझा देता हूँ। इसमें नॉर्मली हम लोग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करते हैं, टेम्परेचर अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास यूज़ करते हैं, या 450 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में यूज़ करते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली 700 केल्विन ले सकते हैं। यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट होता है और मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर होता है। ये बात आप पहले से जानते हो, हम लोगों ने कैटलिसिस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। बट अब यहाँ जो एक्स्ट्रा ऐड करना है वो करना है इस NCERT के बेसिस पे। देखो इसमें गिवन है, according to Lee Chatterjee principle, high pressure would favor the formation of ammonia and the optimum condition of temperature favors this reaction। यहाँ पे देखो अप्रॉक्सीमेटली 200 ATM प्रेशर अप्लाई करते हैं, 700 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर रखते हैं। कैटलिस्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि जो मैंने पहले कैटलिस्ट लिखे वो करेंट टाइम में इंडस्ट्री में रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। सो यूजेस अ कैटलिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कैटलिस्ट बदल के लिख दिया गया है, क्योंकि हमें आयरन कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर अच्छे से याद होता है, और अगर क्वेश्चन में उसने मल्टी करेक्ट करके या ऑप्शन ही बदल दिया जहाँ पे आयरन और मॉलिब्डेनम नहीं लिखा हुआ, तो ध्यान रखना है इस केस में आयरन ऑक्साइड विद K2 एंड Al2O3 भी कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग एडिशनल जो आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। ठीक है, बाकी इसका पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आपको बेसिक बस रूल पता होना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट।
तो जो कैटलिस्ट है वो ध्यान रखना है, क्योंकि पुराने कैटलिस्ट में आयरन और मोलिब्डेनम यूज किया जाता था कैटलिस्ट प्रमोटर की तरह। करंट टाइम में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज आयरन ऑक्साइड Al2O3 एंड K2O। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर आपको पता है अमोनिया का पिरामिडल शेप होती है, अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री 0.8 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हुआ है, वो प्रोसेस आपको क्लियर है। बाकी प्रॉपर्टीज अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के एंगल से मार्क करना स्टार्ट करें, सो स्टार्ट विद अमोनिया जो है वो कलरलेस गैस है, कंसेंट ऑर्डर है। अमोनिया की अपनी स्पेसिफिक ऑर्डर होती है जिससे हम इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लर्न करने का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट एसोसिएट्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली हायर काउंट होता है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के सब्सटेंसेस के साथ। ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी लिखना चाहो तो साथ में लिख लो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और पिरामिडल शेप होती है इसकी, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, इसके बाद अमोनिया की वाटर में बहुत हाई सॉलिबिलिटी होती है। उसका लॉजिक है ये वाटर से रिएक्ट भी करता है और पोलर भी है। सो अमोनिया हैज वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एक्वा सोल्यूशन इसका वीकली बेसिक होता है। अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाएगा बेसिक गैस तो उसका पहला क्लू अमोनिया होता है। ऑल्दो जे एडवांस के लेवल के क्वेश्चन में ये फॉस्फीन भी हो सकता है। तो अगर बेसिक गैस कभी क्वेश्चन में लिख के आएगा तो आपको फर्स्ट क्लू अमोनिया ट्राई करना है। अमोनिया नहीं फिट होगा तो फॉस्फीन हो सकता है, क्योंकि फॉस्फीन का नेचर ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ उसका थोड़ा बेसिक करेक्टर आता है। जैसे HI के साथ अगर देखेंगे तो वीकली बेसिक करेक्टर आएगा फॉस्फीन का, भी अगले सेगमेंट में बता रहा हूँ। बट पहला क्लू हमेशा अमोनिया याद रखना है, क्योंकि इससे NH4OH फॉर्म होता है। सॉल्ट आपको पता है इसमें। इसके बाद हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस में अमोनिया के बहुत सारे टेस्ट पढ़े हुए हैं। आपको याद होगा कि अमोनिया की रिएक्शन हम लोगों ने ग्रुप 3 बेसिक रेडिकल्स के साथ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेशन में सीखा हुआ है। Fe3+ Cr3+ Al3+, NH4OH NH4Cl ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट होता है। आयरन का फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ग्रीन प्रेसिपिटेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट। जिंक के केस में बताया था कि जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है जो एक्सेस ऑफ NH4OH में सॉल्युबल होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में सॉल्युबल नहीं होता है। इसके बाद सिल्वर का अमोनियम AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। मर्क्यूरियस क्लोराइड मर्क्यूरी क्लोराइड की अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन पढ़ा रखी है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अमोनिया की जितनी भी रिएक्शन है वो हमने सब क्वालिटेटिव एनालिसिस में डील कर चुके हैं। तो एक बार वहीं से पूरा थॉरली रिवाइज कर लेना है। इसमें तो एक दो रिएक्शंस लिखी हुई हैं, बट वो पोर्शन आपको अपने एंगल से कवर करना है। कम से कम इतना याद करना है, प्रॉपर समझना है। तो मैंने आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले चैप्टर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सब रिएक्शन बता रखी है। उनको एक बार थॉरली आप चाहो तो यहीं पे अपने नोट्स में ऐड कर लेना, उससे आपका रिव्यू हो जाएगा। अदरवाइज इसमें भी ज़्यादातर रिएक्शंस लिख दी गई हैं। तो जैसे आयरन का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट लिखा है तो यहाँ पे क्रोमियम और एल्यूमिनियम अपने आप दिमाग में ऐड कर लेना है। जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है जो एक्सेस ऑफ NH4OH में सॉल्युबल होता है, ये बात अलग से लिख लेनी है। इसके बाद अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, तो देखो कॉपर का कॉम्प्लेक्स डीप ब्लू कलर, सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व होकर कलरलेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपको अपने आप ऐड कर देना है। इसके बाद और भी रिएक्शंस थी, अगर आपको याद हो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मर्क्यूरस क्लोराइड मर्क्यूरी क्लोराइड का केस जरूर ऐड कर लेना है। HgNH2Cl और मर्करी प्लस HgNH2Cl कॉम्बिनेशन बनता है। सारी रिएक्शंस हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में डील कर चुके हैं, वहीं से इसको रेफर करना है। ठीक है, इसके बाद इसके यूजेस में आ जाओ तो अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहली चीज़ तो यही समझनी है, अमोनिया का प्राइमरी यूज फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, बाकी कॉमन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लिक्विड अमोनिया को रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। बाकी इसको नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी यूज़ करेंगे, प्रेजेंट मेथड में इसको यूज़ किया जाता है। पुराने मेथड में तो नाइट्रिक ऑक्साइड से HNO3 बनाया जाता था, करेंट मेथड में हम इसको NH3 से बनाते हैं। तो अभी अमोनिया HNO3 के टाइम पे आपको चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, दिस इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बेसिकली 5 ऑक्साइड हम लोग स्टडी करते हैं, N2O, NO, N2O3, NO2 एंड N2O4 एंड N2O5। दीज आर टोटल 5 ऑक्साइड्स। उनके सबके प्रिपरेशन टेक्निक दे रखी है। तो सबसे पहली रिएक्शन ध्यान से देखो, मैंने आपको अमोनियम नाइट्रेट की हीटिंग बताई हुई है, इससे N2O बनता है। N2O को हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ये बात यहाँ पे अलग से ऐड कर दीजिए। N2O इज ऑल्सो रिफर्ड एज लाफिंग गैस। N2O is referred as laughing gas।
अच्छा, इसके बाद इसका बिहेवियर याद रखना है। तो मैंने आपको 4 न्यूट्रल ऑक्साइड पढ़ाए थे क्वालिटेटिव एनालिसिस में, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 और NO। यहाँ पे देखो N2 और NO जो है दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसके बाद के जितने ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं, N2O3, NO2, N2O4 एंड N2O5 आर एसिडिक इन नेचर। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट्स और उनके मेथड ऑफ ऑपरेशन ध्यान से देख लेने। NO बनाने के लिए नाइट्राइट को अगर हीट करते हैं फेरस सल्फेट के साथ तो इससे NO फॉर्म होता है। NO की रिएक्शन N2O4 से कराते हैं तो N2O3 बनता है। किसी भी नाइट्रेट को हीट करते हैं, आपको बताया था कोई भी हैवी मेटल नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो उससे NO2 गैस रिलीज होती है। NO2 को अगर लो टेम्परेचर पे डाइमराइज करा के N2O4 बना देते हैं जो कलरलेस लिक्विड फॉर्म में पहुंचता है या सॉलिड फॉर्म में पहुंचता है। और बाद में HNO3 गैस का अगर हम डिहाइड्रेशन करा देते हैं, P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो उससे N2O5 बनता है, ये एनहाइड्राइड है। तो यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट बातें समझ लेनी है। जो N2O3 है ये एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 है, एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 ऑक्सीजन स्टेट से आसानी से पहचान जाओगे। और N2O5 जो है वो एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 है। ठीक है। और जो NO2 है ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, सो इट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। ठीक है। तो N2O3 is anhydride of HNO2, N2O5 is anhydride of HNO3 और NO2 जो है वो एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3 है। ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट आप सब निकाल लोगे। मेथड ऑफ ऑपरेशन ठीक से क्लियर होने चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक या न्यूट्रल वाला केस कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो गया। आप इनके स्ट्रक्चर समझ लेने। तो नाउ यू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स। ऑल्दो अगले पेज पे ड्रॉन है, अगर आप चाहो तो वही लिख लो, अदरवाइज एक बार अपने आप स्ट्रक्चर्स बना डालिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है N2O3 का जो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्टेबल होता है। गलती से भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो N2O3 के केस में देखो NN बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है। अपने बॉन्डिंग के टाइम पे भी ये चीज़ सीख रखी है, इट्स अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। ये बात मत भूलना, कॉमनली ये गलती हो जाती है। N2O3 का अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है, उसका सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं बनाया जाता, मतलब NO एंड बॉन्ड यहाँ नॉर्मली अवॉइड करते हैं। उसका लॉजिक है, अगर आप चाहो तो मैं बना के दिखा देता हूँ। अगर आपने इसमें NO एंड बॉन्ड बनाया तो लोन पेयर रिपल्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज कर ही नहीं पाता है। तो देखिए N2O3 का अगर आपने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया है तो यहाँ पे देखो लोन पेयर रिपल्शन अप्लाई हो जाएगा। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, 4 लोन पेयर एडजेसेंट आ गए। दे हैव वेरी हाई रिपल्शन, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल। तो N2O3 का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल होता है। बाकी स्ट्रक्चर आप देख बना लेंगे आसानी से। N2O3 लीनियर फॉर्म बनाएंगे, NO में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। NO जो है वो कलरलेस गैस होती है, हाईलाइट कर लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। NO के अंदर पैरामैग्नेटिज्म तो आएगी क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, बट ये कलरलेस गैस होती है। उसके आगे के केसेस ध्यान से देखो, उनमें कलर्स हैं। N2O3 ब्लू सॉलिड है, NO2 जो है वो ब्राउन गैस है और N2O5 जो है वो कलरलेस सॉलिड है। तो उसमें कलर्ड सब्सटेंसेस केवल दो ही हैं, ध्यान से देख लो, एक N2O3 और एक NO2। N2O3 ब्लू सॉलिड और NO2 जो है वो ब्राउन गैस। समझ आ गई बात? N2O3 जो है वो ब्लू सॉलिड और NO2 जो है वो ब्राउन कलर गैस। बाकी सारे सिस्टम कलरलेस हैं, इस पर ध्यान रखना है। कॉमन गलती जो है वो NO को लोग कलर्ड लिख देते हैं या ब्राउन लिख लेते हैं, इसकी वजह से फॉल्ट हो जाता है। सो मेक इट वेरी क्लियर, NO में पैरामैग्नेटिज्म तो है बट वो कलरलेस काउंट करना है। उसके बाद NO2 के स्ट्रक्चर में भी देखोगे एक ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, यू कैन इजीली नोटिस। यहाँ पे भी देखो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी देखो NO के केस में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। उसके बाद N2O4 में डाइमराइजेशन हो गया और N2O5 का स्ट्रक्चर आप देख लो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज इट। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट केस पे आते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन के एसिड्स में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स पे जरा पहले ध्यान देना है, फिर मैं आगे वाले लेवल पे चल रहा हूँ। सो नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स सच एज हाइपोनाइट्रस एसिड व्हिच इज H2N2O2, नाइट्रस एसिड HNO2,
एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, इसके ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेने। तो फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है ऑक्सी एसिड्स। तो सबसे पहला केस लिखा हमने हाइपोनाइट्रस एसिड। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, इस ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में देखो तीन तो बुक में ही लिखे हुए हैं, एक बस और ऐड कर लेना है HNO4, उसको पर नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है, जो नहीं है वो एक और लिख लो बस इसी में। यहाँ पे एक और केस ऐड कर लेंगे HNO4, उसको हम लोग पर नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो इनमें सबके ऑक्सीजन स्टेट, बेसिसिटी और स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं एक एक करके बना रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले पहला केस लिख रहा हूँ हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, हाइपोनाइट्रस एसिड में स्ट्रक्चर देखो H2N2O2 लिखा हुआ है। तो हाइपोनाइट्रस एसिड में अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड N, ये OH, ये लोन पेयर और ये OH। अब ये देखो बहुत ट्रिकी सवाल है, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नॉर्मली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये चीज़ जल्दी नहीं आती है, बट यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। तो अगर कभी भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो ये इनऑर्गेनिक वाला मॉलिक्यूल भी याद रखना है। इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये मैंने इसके लिए सिस फॉर्म बनाई हुई है अभी, H2N2O2, दिस इज सिस फॉर्म। अभी इसका ट्रांसफॉर्म भी आप बना सकते हो, दिस इज वन मोर पॉसिबल फॉर्म। लोन पेयर ऑपोजिट कर दो और OH भी अपोजिट कर दो, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसमें देखो दो रिप्लेसेबल H प्लस हैं, तो इस एसिड की अगर बेसिसिटी रिपोर्ट करेंगे तो 2 आ जाएगी। और अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे, यहाँ पे आप अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट चेक करोगे तो इट कम्स आउट टू बी +1। आप नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट चेक करो, दोनों केस में ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है। तो दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट देखो +1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एसिड HNO2 तो आप जानते हो, तो सिंपल एसिड, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। HNO2 के केस में ये आपका HNO2 का केस हो गया, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। एक इसी की टॉटोमेरिक फॉर्म होती है, HN डबल बॉन्ड O लोन पेयर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सॉरी नॉट लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये आपका दूसरा फॉर्म है H2N2O2, HNO2, ये दोनों टॉटोमेरिक फॉर्म है। तो HNO2 के अंदर टॉटोमेरिज्म होती है, 1,2 टॉटोमेरिज्म बोलते हैं इसको, अगर समझना है तो। इसके बाद HNO3 बनाएंगे तो सिंपल है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। HNO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, दिस इज द केस। नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्टेट देखोगे तो यहाँ +3, यहाँ +5 आ जाएगा। ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सी एसिड है। ठीक है, बेसिसिटी दोनों ही केस में 1 आ जाएगी। और पर नाइट्रिक एसिड बनाएंगे तो इसमें एक परऑक्सी लिंकेज होगा, लाइक दिस। ये आपका HNO2 हो गया, ये HNO3 हो गया और ये HNO4 हो गया। ये यहाँ पे देखिए परऑक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे, नाइट्रोजन का +5 आएगा और बेसिसिटी इसकी भी 1 होगी। ठीक है, HNO4 का स्ट्रक्चर सही कर लीजिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, दिस इज H2N2O4, सॉरी HNO4 नॉट H2N2O4, दिस इज HNO4, बेसिसिटी 1। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो उसका पहले एक ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसको हम लोग सिंपल टर्म में बर्गलैंड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बर्गलैंड प्रोसेस में देखो क्या करा जाता था कि सबसे पहले जो नाइट्रोजन था उसी से इसको बनाते हैं। तो अभी हमने पिछले वाले स्टेप पे ये रिएक्शन सिखाई थी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के NO फॉर्म किया जाता है।
रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन फॉर्म्स NO, और ये रिएक्शन अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस में परफॉर्म होती थी, इसीलिए इस प्रोसेस को आउटडेट कर दिया गया, क्योंकि इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो करंट टाइम में हम लोग NH3 से इस चीज़ को रिप्लेस कर चुके हैं, आप इसे यूज़ नहीं करते। ठीक है, बट चूँकि अपने कोर्स में एडवांस लेवल पे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ठीक से बता दे रहा हूँ। तो पहले नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के NO बनाते हैं, इसके बाद अगले स्टेप में जो NO फॉर्म होता है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते थे और उसको NO2 में कन्वर्ट करते थे। नाइट्रोजन का फर्दर ऑक्सीडेशन NO2 से करा के ऑक्सीजन से करा के NO2 फॉर्म करते हैं, और फिर जो NO2 फॉर्म होता था इसको वाटर से ट्रीट करा के मिक्सचर ऑफ HNO2 एंड HNO3 अचीव होता था। अभी मैंने आपको बताया था मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड का मतलब होता है उसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एसिड बनाएगा। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि NO2 जो है वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, उसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो इट विल एक्चुअली फॉर्म HNO3 एंड HNO2, और फिर आप अगर फर्दर HNO2 को दोबारा हीट कर देंगे तो इट फर्दर फॉर्म्स HNO3 एंड NO। इसको अगर हम फर्दर हीट कर देंगे तो इट विल फॉर्म HNO3 एंड NO। ठीक है, बैलेंस करके लिख लीजिएगा, चाहे तो वाटर और बनेगा साथ में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बर्कलैंड-साइक्स प्रोसेस। यहाँ से हमें HNO3 मिलता है, बट ये मेथड यूज़ क्यों नहीं करते करंट टाइम में, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो बहुत हायर है। अभी आपको थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन की रिएक्शन में इसी सिखाई थी, तो हम लोग नाइट्रोजन के यूजेस देख रहे थे, तो वहाँ देखो ये रिएक्शन गिवन थी एट अराउंड 2000 केल्विन रिएक्शन दे रखी है, वो टेम्परेचर आसपास का ही होता है, क्लोज टू 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या 2000 केल्विन लिख लो तो भी चलेगा। तो उससे NO फॉर्म होता है, और उस NO को हम लोग फर्दर NO2 में कन्वर्ट करके फाइनली HNO3 बनाते हैं। दिस इज द बेसिक टेक्निक जिससे पहले HNO3 बनाया जाता था। करंट टाइम में इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। अब जो करंट टाइम में हम लोग HNO3 बनाने के लिए मेथड यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड पोस्ट वॉल्ट प्रोसेस। बस इसमें केवल एक चेंज है, नाइट्रोजन की जगह अमोनिया यूज़ करने लगते हैं। सो जो करंट प्रोसेस है, करंट प्रोसेस हम लोग जो HNO3 बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ओस्टवार्ड प्रोसेस। और इस प्रोसेस में ऊपर वाले प्रोसेस से बिल्कुल सिमिलरिटी है, केवल एक ही डिफरेंस है, नाइट्रोजन की जगह अमोनिया यूज़ करने लगते हैं, और उस केस में ये रिएक्शन अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस में परफॉर्म होने लगती है। तो ये देखो आपको अगली रिएक्शन दे रखी है, अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, और उसमें प्लैटिनम या रोडियम गॉस कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। तो उसका कैटलिस्ट याद रखना है, 500 केल्विन टेम्परेचर और लगभग 9 बार प्रेशर पे NO फॉर्म करते हैं। अब आगे का प्रोसेस फिर देखो वही सेम है, जो NO फॉर्म हुआ था उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के NO2 बनाते हैं, और फिर NO2 में वाटर ऐड करके HNO2 HNO3 बनाते हैं, और HNO2 को हीट करके दोबारा NO यूज़ कर लेते हैं, या फिर से ऐसे यूज़ कर लो कि हीट करके डायरेक्टली 2HNO3 और NO फॉर्म कर लिया है, और NO जो है उसको रिसाइकिल कर देते हैं इस प्रोसेस में, फिर से जो पहले वाले स्टेप था तो NO को फिर से ऑक्सीडाइज करा के NO2 बनाते हैं, और फिर यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इससे जो हमारे पास HNO3 बनता है वो लगभग लगभग 68% बाई मास अचीव होता है, कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड बाई डिस्टिलेशन अप टू 68%, और उसके बाद फर्दर कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ानी होती है 98% तक, तो वो अचीव करी जाती है डिहाइड्रेशन ऑफ H2SO4 से। तो आप जानते हो डिस्टिलेशन में इससे ज़्यादा प्योरिटी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन बनता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टिलेशन से 68% बाई मास से ज़्यादा प्योर HNO3 क्यों नहीं अचीव होता, तो उसका लॉजिक है कि यहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। तो ये पॉइंट भी साइड में अलग से लिख लो, वाटर प्लस HNO3 जो सोल्यूशन है ये नेगेटिव डेविएशन का सोल्यूशन होता है, और ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है, इसलिए इसको डिस्टिलेशन से 100% प्योरिटी तक नहीं पहुंचाया जा सकता। तो जो प्योरिटी मिलती है वो 68% की मिलती है। इससे ज़्यादा प्योरिटी अगर अचीव करनी होती है तो फिर हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, एंड देन विल गेट प्योर HNO3। ठीक है, या प्योरेस्ट HNO3। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको HNO3 का पहले ही बता चुका हूँ, दैट यू हैव ऑलरेडी सीन। इसके बाद देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नोटिस कर लो। सबसे पहले तो ये कलरलेस लिक्विड है। लेबोरेटरी में जो नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं वो लगभग 68% प्योरिटी का HNO3 यूज़ किया जाता है।
इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504 होती है, नीड नॉट टू लर्न, केवल कलरलेस लिक्विड होता है, इतनी बात याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया है। इसके बाद इसकी बेसिसिटी 1 है, वो भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज समझनी है। तो HNO3 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो तीन मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले तो ये एसिड की तरह यूज़ होता है, और दूसरा इसका यूज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तीसरा रिएक्शन आपने इसको HNO3 का यूजेस सीखा हुआ है ऑर्गेनिक के टाइम पे, जहाँ पे हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ यूज़ करके बेस की तरह यूज़ करते हैं और नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह यूज़ करते हैं। वो अभी 1 मिनट बाद से जाता हूँ, पहले बस दो मेजर यूजेस आपको तुरंत क्लिक करने चाहिए। एक इसको एसिड की तरह यूज़ करेंगे और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करेंगे। तो एसिड वाले फंक्शन में नॉर्मली बेसिसिटी 1 शो करेगा, तो डायरेक्टली एक सीरीज ऑफ सॉल्ट क्रिएट करेगा। इसके आगे का केस इंपॉर्टेंट है, जो ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी है। तो देखो नीचे लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Concentrated nitric acid is a strong oxidizing agent and attacks most of the metals except noble metals. तो ज़्यादातर मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन होती है, बस कौन कौन से केस नहीं होते हैं वो नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम छोड़ देना। ठीक है, दस द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ये देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर एडवांस लेवल पे एक बार पूरा मैच द कॉलम आ चुका है। तो उसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, मतलब अगर एसिड कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट बदलेगा। टेम्परेचर पे ये चीज़ डिपेंडेंट होती है, और नेचर ऑफ मेटल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर मेटल का अपना रिडक्शन प्रॉपर्टी है तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। जैसे अभी इसमें कुछ रिएक्शंस दिखिए, बाकी एडवांस के एंगल से अभी मुझे कुछ रिएक्शंस में ऐड करनी पड़ेंगी, वो 1 मिनट बाद बताता हूँ। पहले आप कुछ रिएक्शंस देख लो। तो जैसे कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपर नाइट्राइट और NO फॉर्म हो रहा है। यही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेंगे तो देखो NO2 बनने लगेगा कॉपर नाइट्राइट के साथ। जिंक जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर के रिस्पेक्ट में, तो देखो इसकी HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, ये देखो N2O में कन्वर्ट हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये NO2 फॉर्म कर रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, जब HNO3 का लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करेंगे तो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +5 है। अब ये रिड्यूस होकर नीचे किसी भी ऑक्सीजन स्टेट पे जा सकता है। तो जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो NO2 है, +4 में जाता है। अदरवाइज इससे नीचे वाले ऑक्सीजन स्टेट्स भी अचीव हो सकते हैं। NO के केस में ये +2 हो जाएगा, N2O के केस में ये +1 हो जाएगा, और कभी कभी ये अमोनियम आयन तक पहुंच जाता है -3। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केस में HNO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि मेटल आपने कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ले रखा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड पे भी ये बात डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट बात है। उसके बाद देखो लिखा है सम मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट डिसॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन। इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को एल्यूमिनियम वेसल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम और क्रोमियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है कि वो फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन रोक देती है। इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को नॉर्मली एल्यूमिनियम वेसल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी मेटल से ऑक्सीडेशन पे एक बार वापस आता हूँ, पहले आपको बाकी केस क्लियर कर दूँ। तो नॉन मेटल्स के केस में देखो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करा के हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट एसिड बनाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए यहाँ पे। सो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल्स टू देयर कंपाउंड्स। आयोडीन ऑक्सीडाइजेस टू आयोडिक एसिड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड। यानी सिंपल लॉजिक ये है कि हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको इसका रूल लिखना है तो रूल लिख लीजिए यहाँ पे, नॉन मेटल की रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे तो इससे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल एसिड बनता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल एसिड बनाना होता है। उसमें केवल आयोडीन का केस ध्यान रखना होता है। आयोडीन का स्टेबल एसिड HiO3 होता है, आयोडिक एसिड। HiO4 नहीं बनाना होता है। आयोडीन का हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट HiO4 बनेगा। तो ये रूल जो मैंने स्टेबल एसिड वाली बात लिखी ना, वो केवल आयोडीन के रिस्पेक्ट में लिखी है। तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल एसिड बनाना होता है, उसमें ध्यान रखना है HiO3 मोर स्टेबल देन HiO4 होता है। इसलिए यहाँ पे HiO4 नहीं बनाना होता है। बस इतना बात ध्यान रख लोगे तो बाकी सब केस तो आसानी से फिट हो जाएंगे। बाकी सब में हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट एसिड ही बनाना होता है। तो देखो आयोडीन का ऑक्सीडेशन कराया तो आयोडिक एसिड, कार्बन से कार्बोनिक एसिड लिख सकते थे या CO2 लिख लो आप 2U, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड। ये टिपिकल रेडॉक्स रिएक्शन है, इनकी बैलेंसिंग ठीक से सीख लीजिएगा।
इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आजकल एडवांस के लेवल पे इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस में अननेसेसरी फिजिकल केमिस्ट्री इनकॉर्पोरेट करी जाती है। तो उसमें पता चला फॉस्फोरस की HNO3 से रिएक्शन पूछी गई और उसमें पूछा कि कितने मोल HNO3 यूज होगा। तो जब तक आप इक्वेशन बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपको इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिलेगा। समझ गए यहाँ तक? क्लियर? नॉन मेटल्स की रिएक्शन समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पे मेटल्स वाली रिएक्शंस आपको ऐड कर लेनी है एक बारी। तो यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स। रिएक्शंस ऑफ HNO3 विद मेटल्स। अभी आपके एडवांस लेवल का इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको टेबल फॉर्म में लिखाई देता हूँ। तो उसमें देखो, सबसे पहले आपको दो मेटल्स मालूम होने चाहिए, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज केवल दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा था तब ये चीज़ क्लियरिफाई करी थी आपको कि दो मेटल्स याद कर लो, एक नाइट्रिक एसिड, एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीज। केवल यही दो ऐसे मेटल हैं जो डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले पॉइंट पे यही लिखिए, ओनली magnesium and manganese can produce hydrogen gas on reaction with very dilute HNO3। इसके अलावा कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो HNO3 से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करवा पाए। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके सारे रिएक्शंस बता दे रहा हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहला केस लिख रहा हूँ, फर्स्ट केस में वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो वेरी डाइल्यूट HNO3 मीन्स अराउंड 6% बाई वेट वाला केस ले रहा हूँ। तो इस केस में अगर आपके पास मैग्नीशियम और मैग्नीज है तो उसकी रिएक्शन प्रोडक्ट बनेंगे हाइड्रोजन और मेटल नाइट्रेट, यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीज नाइट्रेट के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। दूसरे केस में अगर हमने सेकेंड सीरीज ऑफ मेटल लिया जो थोड़ा कम रिड्यूसिंग एजेंट है, लाइक आयरन, जिंक एंड टिन। आयरन, जिंक और टिन के केस में ये अमोनियम नाइट्राइट बनता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर इसको हीट कर दिया गया तो इसी को N2O भी लिख सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म करेंगे, नॉट नाइट्रेट, मैंने गलत लिखा। अमोनियम नाइट्रेट लिखेंगे या इसी को हीट करें तो आपको पता है N2O बनेगा, तो अमोनियम नाइट्राइट लिख सकते हैं या N2O लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। और साथ में मेटल नाइट्रेट। मेन प्रोडक्ट वो याद रखना होता है जो नाइट्रोजन का बन रहा है। इसके बाद अगर हमने इससे और रिएक्टिव कम रिएक्टिव मेटल्स लिए, लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, है ना, मरकरी एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी केस ले लोगे तो उसके केस में मेटल नाइट्रेट बनेगा और NO बन जाएगा, मेटल नाइट्रेट। तो आप ध्यान से देखते जाओ कि अगर हम मेटल का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम करते जा रहे हैं तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट हायर आती जा रही है। शुरुआत में हमने देखो मैग्नीज और मैग्नीशियम लिया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो वहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस ही मिल गई सीधे। आयरन, जिंक, टिन उससे कम रिड्यूसिंग एजेंट, तो N2O बना। लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, इनकी रिडक्शन प्रॉपर्टी और कम हो गई, तो यहाँ पे मेटल नाइट्रेट के साथ NO फॉर्म होगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ राइट करें तो अगला केस ले रहे हैं डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 के केस में लगभग कॉन्सेंट्रेशन 20% बाई वेट का कैटेगरी ले रहे हैं। तो इस केस में अब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने का स्कोप खत्म, अब कहीं से भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। अब इस केस में जो लेसर रिएक्टिव जो रिडक्शन वाले प्रॉपर्टी के मेटल्स से, लाइक आयरन है, जिंक है ना, तो इसके केस में आपको N2O मिलेगा और मेटल नाइट्रेट मिलेगा। और यही चीज़ टिन के साथ कर देंगे तो टिन में अमोनियम नाइट्रेट अभी भी बनता रहेगा और मेटल नाइट्रेट। ठीक है, अब अगर हम इससे हायर कॉन्सेंट्रेशन पे चले जाएंगे, लेट अस से 70% या 68% HNO3, तो नेक्स्ट केस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया हमने विच इज अराउंड 68%, है ना, जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 था। तो इस केस में जितने भी मेटल्स हैं, जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है,
इन सारे केस में NO2 गैस बनेगी और साथ में मेटल नाइट्रेट बनेगा, यानी कि यार डोमिनेटिंग अब HNO3 हो जाएगा, बाकी मेटल्स का अपना कोई बिहेवियर काम नहीं करेगा, तो सिंपली मेटल नाइट्रेट और NO2 फॉर्म हो जाएगा। बस टिन के केस में चेंज हो जाएगा, टिन मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करने लगता है, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, H2SNO3 फॉर्म होगा और साथ में NO2 बनने लगेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में नो रिएक्शन विद एल्यूमिनियम, नो रिएक्शन विद एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, इन सब के साथ रिएक्टिविटी खत्म। एंड क्रोमियम, गोल्ड, प्लैटिनम एटसेट्रा, इनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन ऑफ HNO3। समझ गया है पहले यहाँ तक आप? इसके बाद देखिए बस सिंपली नाइट्रिक एसिड के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस में डील किया हुआ है। नाइट्रेट आयन का टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में ऑलरेडी डील कर चुके हैं। A familiar brown ring test for nitrate depends on the ability of Fe2 plus to reduce nitrate to nitric oxide, which reacts with Fe2 plus to form brown color complex. The test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution with the aqueous solution containing nitrate ion, and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the side of the test tube. A brown ring at the interface between the solution of the sulfuric acid layer indicates the presence of nitrate ion. और ब्राउन रिंग में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसमें Fe2 प्लस Fe3 प्लस में ऑक्साइड होगा और नाइट्रेट आयन को NO में रिड्यूस करके लाएगा। कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए टेस्ट करना थोड़ा ट्रिकी होता है। और जो NO होगा वो वाटर के साथ FeS2O6 2 प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ब्राउन कलर रिंग जनरेट करेगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड के अगर बेसिक यूजेस लिखेंगे तो मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्राइट जो कि फर्टिलाइजर होता है, and other nitrates used for as an explosive and pyrotechnics. It is used for the preparation of nitroglycerin, trinitrotoluene, and other organic nitro compounds. ठीक है, और other major user is pickling of stainless steel, etching of metals, and as an oxidizer for the rock molecules. ये इसके मेजर यूजेस हो गए, तो आप ठीक से नोट कर लीजिएगा। ये आपके नाइट्रोजन के कंपाउंड कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉस्फोरस स्टार्ट करेंगे।